जो है ये युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि रोमन को परास्त कर दिया। अब रोमन को परास्त कर दिया तो क्या हुआ कि जर्मन लोग जो है उनका उत्साह बढ़ गया और जर्मन लोगों ने जो है 410 में आकर के पूरे रोम पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। उसके बाद जो है अन्य जर्मन कबीले इन्होंने क्या किया कि रोम के अलग अलग क्षेत्रों पर जो है अपना अधिकार कर लिया और जर्मन कबीले भी क्या थे, आपस में जो है लड़ते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। विभिन्न प्रकार के कबीले थे और उनका जो है उनके सरदार होते थे, आपस में लड़ते रहते थे। जैसे स्पेन में जो है ये वांडाल जर्मन कबीला जो है, इनके बीच जो है विसी गोतो दोनों के बीच लड़ाई हुई, दोनों के बीच जो है युद्ध हुए, है ना। उसमें क्या है कि 455 में आकर के वांडालों ने रोम को लूटा और 476 में जो है एक अन्य जर्मन सेनापति, उसका नाम था, अभी पढ़ा अपन ने, उसका नाम था ओडोअचार। उसने क्या करा कि रोम का जो अंतिम सम्राट था, रोम के अंतिम सम्राट को जो है सिंहासन पर हटा करके और खुद जो है शासक बन बैठा ओडोअचार। फिर 500 ईस्वी में क्या हुआ, 500 ईस्वी में जो है पूर्वी गोथो है, ये पूर्वी गोथो किस नाम से जानते हैं? पूर्वी गोथो को ऑस्ट्रोगोथो के नाम से, पूर्वी गोथों को ऑस्ट्रोगोथों के नाम से जानते हैं। और इसका नेता था, पूर्वी गोथों का नेता था थियोडोरिक। पूर्वी गोथों का नेता थियोडोरिक। थियोडोरिक ने क्या किया, ये ओडोअचार की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया है। अब आता है जो है 568। अब वहाँ पर जो है ये ओडोअचार की हत्या करके थियोडोरिक शासक बन गया। तो इसी प्रकार से जो है इटली के यानी कि रोम के अन्य क्षेत्रों पर भी जो अन्य कबीले थे, अन्य जर्मन कबीले, वो आकर्षित हुए रोमन साम्राज्य पर, है ना। और 568 में आकर के जो है अन्य कबीलों में जो है एक था लोम्बार्डी, उसने क्या करा, उत्तरी इटली पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 568 के बाद अपन देखते हैं 9वीं और 10वीं शताब्दी, 9वीं व 10वीं शताब्दी। अब 9वीं और 10वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इसमें स्कैंडिनेविया, 9वीं और 10वीं शताब्दी में स्कैंडिनेविया, याद रखें, स्कैंडिनेविया, यह यूरोप का उत्तरी क्षेत्र है, ये यूरोप का उत्तरी क्षेत्र है। और वर्तमान में जो है इनको किन नाम से जाना जाता है? वर्तमान में ये देश हैं, वर्तमान में स्कैंडिनेविया में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनको जो है ये स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में ये देश है ये नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ये स्कैंडिनेविया में जो रहने वाले लोग थे, स्कैंडिनेविया में जो लोग रहते थे वो क्या थे, बिल्कुल ही जो है अर्ध सभ्य लोग थे। ये यहाँ के लोग कैसे थे? अर्ध सभ्य लोग थे ये स्कैंडिनेविया में रहने वाले लोग बिल्कुल अर्ध सभ्य लोग थे, हैं? और कौन थे ये अर्ध सभ्य? जर्मन जातियां थी इनमें, अर्ध सभ्य जर्मन जातियां। इन्होंने क्या करा 9वीं 10वीं शताब्दी में, इन्होंने जो है यूरोप के कई भागों पर आक्रमण किया और उन पर जो है अपना अधिकार कर लिया। ये असभ्य जर्मन जातियां जो उत्तरी क्षेत्र की थी, है उत्तरी यूरोप के देश हैं ये, उत्तरी क्षेत्र की अर्ध सभ्य जर्मन जातियां, इसलिए इनको जो है इनको नॉर्थमैन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको नॉर्थमैन, है उत्तरी मानव, ये उत्तरी मनुष्य,
इनको जो है उत्तरी मनुष्य बोला जाता है। अर्ध सभ्य जर्मन जातियां, जिनको नॉर्थमैन बोला जाता है, उत्तरी मनुष्य बोला जाता है, इन्होंने 9वीं 10वीं शताब्दी में आकर के क्या किया, इन्होंने जो है यूरोप पर आक्रमण किए और अलग अलग क्षेत्रों पर अपने अधिकार कर लिया। ये जो है बिल्कुल असभ्य जातियां थी और ये जो है लूट खसोट, युद्धों में स्त्रियों और बच्चों को मारने में अपना गौरव समझती थी। ये असभ्य जातियां, जर्मन जातियां थी, लूट खसोट में विश्वास था और बिल्कुल असभ्य और स्त्रियों और बच्चों को मारने में, उनकी हत्या करने में अपना गौरव समझती थी। इससे क्या हुआ, इन लोगों ने जो है इसके अलावा किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण किए, इन लोगों ने जो है ये असभ्य जातियां, इन लोगों ने इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, दक्षिणी इटली, सिसिली, फिनलैंड, इन पर जो है ये उत्तरी जातियां, उत्तरी जर्मन जातियां, जिनको नॉर्थमैन, उत्तरी मनुष्य कहा जाता है, इन्होंने जो है इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, दक्षिणी इटली, सिसिली और फिनलैंड, इन पर अपना अधिकार कर लिया। इन जातियों ने इन पर, फिनलैंड पर अधिकार किया। और उसके बाद जो है इन जातियों ने क्या किया, अर्धसभ्य जातियों ने ईसाई धर्म ग्रहण किया। और ईसाई धर्म स्वीकार करने से पहले, ईसाई धर्म स्वीकार करने से पहले इन लोगों ने, इन जर्मन जातियों ने ये जो है स्त्रियों और बच्चों को मारने में अपना गौरव समझती थी, लूट खसोट करती थी। तो इस प्रकार से लूट खसोट करके रोमन संस्कृति को जो है इन्होंने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। रोमन संस्कृति को नष्ट किया इन असभ्य जातियों ने, रोमन संस्कृति को नष्ट कर दिया। अब उसके बाद जो है समय आता है 9वीं शताब्दी के बाद का समय, इसको जो है मिटा देते हैं। (565 ईस्वी से 511 ईस्वी), 9वीं 10वीं शताब्दी, 565 से 511 ईस्वी, इसमें जो है जितनी भी कबीले, जितनी भी जर्मन जातियां रोमन साम्राज्य में आई, अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार किया, लूट खसोट की, रोमन संस्कृति को नष्ट कर दिया, उन सभी
जर्मन जातियों में, रोमन साम्राज्य में जितनी भी जर्मन जातियां आई, जितने भी कबीले आए, उनमें से जो है आने वाली सभी जर्मन जातियों में सबसे प्रगतिशील जो लोग थे, ये जर्मन जातियों में सबसे प्रगतिशील कौन थे? सबसे प्रगतिशील जो रोमन साम्राज्य में आए। रोमन साम्राज्य में आने वाले सबसे प्रगतिशील में जो जातियां थी वो थे फ्रैंक लोग। भाई अलग अलग जो है कबीले रोमन साम्राज्य में आए, अपना अधिकार किया, आपस में लड़ते झगड़ते थे, और फिर जो है स्कैंडिनेविया उत्तरी क्षेत्र से असभ्य जर्मन जातियां भी आई, इन्होंने भी जो है विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया। ईसाई धर्म स्वीकार करने से पहले ये लोग ये पाश्विक युद्धों में विश्वास करते थे। पशु जिस प्रकार से लड़ते हैं ना, पाश्विक युद्ध, पशु जिस प्रकार से लड़ते हैं उस प्रकार से पाश्विक युद्ध, स्त्रियों और बच्चों की हत्या करना, इनमें ये अपना गौरव समझते थे। उसके बाद 565 से 511 ईस्वी, इनके बीच जो है ये जितनी भी जर्मन जातियां आई रोमन साम्राज्य में, उनमें सबसे प्रगतिशील जो लोग थे उनमें वो लोग थे फ्रैंक लोग। और फ्रैंक लोग, इसका नेता था, फ्रैंक लोगों का नेता है ना। अब फ्रैंक लोगों का नेता कौन था? फ्रैंक लोगों का नेता जो है वो है क्लोविस। क्लोविस। इन फ्रैंक लोगों ने क्लोविस के नेतृत्व में, यानी कि इनका नेता जो है वो क्लोविस था, और उसके नेतृत्व में क्लोविस के नेतृत्व में संपूर्ण गाल क्षेत्र। अब संपूर्ण गाल क्षेत्र क्या है? उस समय जो है उस क्षेत्र को गाल बोला जाता था। संपूर्ण गाल, संपूर्ण गाल क्षेत्र कौन सा है? तो संपूर्ण गाल क्षेत्र है, वर्तमान में उस क्षेत्र को बोलते हैं, यानी कि वर्तमान नाम क्या है उसका, है ना। उस समय जो है गाल बोला जाता था, वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान में जो है वो है फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। यह उस समय गाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो है फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी जो क्षेत्र है वो गाल क्षेत्र में। फ्रैंक लोगों का नेता क्लोविस, इसके नेतृत्व में संपूर्ण गाल क्षेत्र पर इसने अपना अधिकार कर लिया, क्लोविस ने। अब उसके बाद जो है क्लोविस ने अधिकार कर लिया, विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार हो गया। अब विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद क्लोविस ने इसके जो उत्तराधिकारी थे, भाई लंबे समय तक तो शासन नहीं कर पाया है, आपने अपने उत्तराधिकारी बिठाए। अब क्लोविस के जो उत्तराधिकारी हुए वो उत्तराधिकारी कमजोर निकले हैं। क्लोविस के उत्तराधिकारी ये
क्लोविस के उत्तराधिकारी क्या थे? कमजोर थे। और कमजोर होने के कारण क्या हुआ? क्लोविस के उत्तराधिकारी कमजोर होने के कारण इन पर जो है वहां का जो राजभवन के जो अधिकारी थे, राजभवन के अधिकारी पदाधिकारी हैं, क्लोविस के उत्तराधिकारी कमजोर होने के कारण राजभवन के पदाधिकारी क्या कहलाते थे? राजभवन के पदाधिकारी कहलाते थे मेयर। राजभवन के पदाधिकारी क्या कहलाते थे? मेयर कहलाते थे। क्लोविस के उत्तराधिकारी कमजोर हो गए या कमजोर नेतृत्व, यानी कि क्लोविस के जो नेतृत्व में ये संपूर्ण गाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया क्लोविस ने। उसके बाद क्लोविस के जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे, और कमजोर होने के कारण क्या हुआ कि राजभवन के जो पदाधिकारी थे उनको मेयर बोला जाता था, है ना। और इनमें से जो है मेयर में से एक मेयर का नाम था पेपिन, है ना। उसका क्या नाम था? उसका नाम था पेपिन। पेपिन नाम था उसका। ये मेयर था, राजभवन का पदाधिकारी, और राजभवन के पदाधिकारी को मेयर बोलते थे। और उनमें से जो है एक था पेपिन, राजभवन का पदाधिकारी। अब पेपिन ने क्या किया कि पेपिन ने जो है क्लोविस से या उसके उत्तराधिकारियों से सत्ता अपने हाथ में ले ली। पेपिन ने सत्ता हथिया ली। किनसे हथिया ली? है ना, सत्ता हथिया ली। किनसे हथियाई? क्लोविस के उत्तराधिकारियों से सत्ता हथिया ली पेपिन ने। उसके बाद पेपिन जो है इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों पर क्लोविस ने जो है अधिकार किया था, उन क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया? अब पेपिन का अधिकार हो गया। पेपिन का अधिकार होने के बाद ये देखते हैं अपन, पेपिन का अधिकार होने के बाद क्या हुआ भाई? पेपिन जो है शासक बन गया। ये पेपिन शासक बना। क्लोविस के उत्तराधिकारियों को हरा करके जो है पेपिन शासक बन गया। फिर पेपिन का पुत्र, है ना, इसका पुत्र था, पेपिन का पुत्र था, वो है शार्लमैन। पेपिन का पुत्र शार्लमैन। भाई पेपिन जो है शासक बन गया। उसके शासक बनने के बाद, पेपिन के शासक बनने के बाद फिर उसका पुत्र शासक बना शार्लमैन, है ना। शार्लमैन को जो है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शार्लमैन को जो है अंग्रेजी में चार्ल्स महान कहा गया इसको। पेपिन के पुत्र, यानी कि पेपिन के शासक बनने के बाद उसका पुत्र शार्लमैन शासक बना, है ना। अंग्रेजी में इसको जो है चार्ल्स महान कहा जाता है। और ये इतना प्रतापी शासक था चार्ल्स महान, है शार्लमैन। इसने क्या करा? इसने रोमन साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्र पर, बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है अपना अधिकार कर लिया शार्लमैन ने। इधर जो है अंध महासागर से लेकर के
और कौन सी नदी है वो मेरे को जो है ध्यान नहीं आ रहा है, शोलमैन ने एल्ब नदी, अंध महासागर से लेकर के एल्ब नदी तक जो है अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया। अब अपने साम्राज्य का इतना विस्तार तो कर लिया, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य पर जो है अकेला शोल्डमैन सही ढंग से शासन नहीं कर पा रहा था। इतने बड़े क्षेत्र पर, इतने बड़े भूखंड पर शासन नहीं करने के कारण क्या हुआ कि अपने शासन में सहायता देने के लिए शोल्डमैन ने क्या किया, अपने शासन में सहायता देने वालों को बड़े बड़े जो है भूखंड दे दिए। जो भी जो है इनको शोल्डमैन को शासन के दौरान सहायता पहुंचाएगा या युद्ध अभियानों में है, भाई बड़े क्षेत्र में जो है अकेला शासन नहीं कर पाता, बहुत बड़े क्षेत्र में, तो इसने क्या किया शोल्डमैन ने कि अपने युद्ध अभियानों में इसने जो है बहुत युद्ध करे और विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो अपने युद्ध अभियानों में सहायता देने के लिए, अपने युद्ध अभियानों में सहायता देने वालों को, युद्ध अभियानों में सहायता देने वालों को इसने क्या करा, देने वालों को जो है बड़े बड़े भूखंड दिए। सहायता देने वालों को बड़े बड़े भूखंड दिए शोल्डमैन को। भाई बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र था इसका और अकेला शासन कर पाने में असमर्थ था, इसलिए विभिन्न जो युद्ध अभियान चले इसके, और युद्ध अभियानों में जो भी लोग सहायता देते थे उनको क्या करा शोल्डमैन ने, बड़े बड़े भूखंड दे दिए, विस्तृत भूमि के मालिक बन गए ये, और वहीं पर जो है उस भूखंड पर शासन करने की छूट दे दी शोल्डमैन ने, जो भूखंड जिसको दिया वो जो है उस भूखंड का शासन करेगा। अब बड़े बड़े भूखंड के मालिक ये हो गए, उससे क्या हुआ ये भूखंड जो है जो भी भूखंड जो है इसने दिए शोल्डमैन ने, अब इन भूखंडों को भी जो है अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। 565 से 511 ईस्वी इसके दौरान की बात पढ़ रहे हैं अपन, है। अब इसने जो है विभिन्न बड़े बड़े भूखंड जो सहायता देने वालों को दिए, इनको क्या है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। इन भूखंडों को, इन भूखंडों को कौन कौन से नाम थे, इनके नाम थे जो है काउंटी, और डची, मार्क्स। बड़े बड़े भूखंड दिए गए, ठीक है। अब बड़े बड़े भूखंड दिए गए तो इन बड़े भूखंडों को किन नाम से जाना जाता था, इन बड़े भूखंडों को जो है ये 3 नाम से जाना जाता था, काउंटी, डची और मार्क्स, है ना। काउंटी, डची और मार्क्स नाम से जाना जाता था, और इनके शासकों को है, इन क्षेत्रों में, इन भूखंडों में शासन करने वाले लोगों को, इन भूखंडों में जो शासन करते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, काउंटी के शासक, है ना। इनके शासक किस नाम से जाने गए, काउंटी के शासक। काउंटी के शासक क्या कहलाए, काउंटी के शासक कहलाए काउंट, काउंटी के शासक काउंट कहलाए, और डची के शासक क्या कहलाए, डची के शासक कहलाए ड्यूक, और ये मार्क्स के शासक क्या कहलाए, है ना। मार्क्स के शासक को जो है मार्किवस, ये
मार्किवस कहा गया इनको। 3 क्षेत्रों में 3 बड़े बड़े भूखंडों है, इनको जो है ये अलग अलग नाम से जाना जाता था भूखंडों को, काउंटी, डची और मार्क्स है। काउंटी जो क्षेत्र है, जो भूखंड है, उसमें जो शासन कर रहा है उसको जो है काउंट के नाम से जाना जाता था। डची क्षेत्र उसको जो है ड्यूक के नाम से जाना जाता था। मार्क्स क्षेत्र उसको जो है मार्किवस, है ना, मार्किवस के नाम से जाना जाता था। और इस प्रथा के कारण क्या हुआ, अब ये तो जो है शॉर्लमैन ने चला दी प्रथा, ये है ना, शॉर्लमैन ने कि जो है इतने बड़े क्षेत्र पर मैं किस प्रकार से शासन कर पाऊंगा, तो शासन कर पाने में असमर्थता है कारण इसने क्या किया, इसने जो है भाई अपने अपने जो है युद्ध अभियान में जो भी लोग सहायता देते थे उनको जो है अलग अलग भूखंड दे दिए हैं, बड़े बड़े भूखंड के मालिक बन गए वो है। और ये भूखंड जो है ये काउंटी, डची और मार्क्स के नाम से जाने गए। इनके शासक काउंट, ड्यूक और मार्किवस के नाम से जाने गए। इससे क्या हुआ, इससे जो है ये सहायता करने वालों को तो बड़े बड़े भूखंड मिल गए, लेकिन किसान जो थे वो किसान भूमिहीन हो गए, उनके पास किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं रही है, कोई जो है स्वामित्व नहीं रहा, भू संपत्तियों पर किसानों का कोई स्वामित्व ही नहीं रहा। अब उससे क्या हुआ, स्वामित्व नहीं रहा तो यानी कि किसान जो है स्वामित्व से वंचित हो गए। अब स्वामित्व से किसान वंचित होने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि ये शॉर्लमैन तो ऐसा कर दिया। अब शॉर्लमैन के बाद शॉर्लमैन के बाद जो है शॉर्लमैन की मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु के बाद ये शॉर्लमैन की मृत्यु के बाद, शॉर्लमैन तो एक प्रकार की प्रथा चला दी है, अलग अलग भूखंड दे दिए और उस भूखंड का जिम्मेदारी जो है उन लोगों को सौंप दी जो भी शॉर्लमैन को सहायता दे रहे थे। किसान जो है भूमिहीन हो गए, भू संपत्ति विहीन हो गए हैं। अब शॉर्लमैन की मृत्यु के बाद उसके जो है जो भी उत्तराधिकारी थे, इसकी मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारी, इसकी मृत्यु के बाद, शॉर्लमैन की मृत्यु के बाद ये जो भी उत्तराधिकारी थे इनमें क्या है, इन उत्तराधिकारियों में एकता नहीं रही। इन उत्तराधिकारियों में एकता नहीं होने के कारण पूरा जो विशाल साम्राज्य था, उत्तराधिकारियों में एकता का अभाव, एकता का, शॉर्लमैन की मृत्यु के बाद, शॉर्लमैन की मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारियों में एकता का अभाव हो गया। और एकता का अभाव होने के कारण क्या हो गया, शॉर्लमैन का विस्तृत विशाल साम्राज्य, विस्तृत विशाल साम्राज्य जो है, इसका विशाल साम्राज्य 3 भागों में बंट गया। विशाल साम्राज्य यानी कि साम्राज्य का बंटवारा हो गया, क्योंकि एकता नहीं थी उत्तराधिकारियों में, तो विशाल साम्राज्य 3 भागों में बंट गया। 3 भागों में बंट गया। कौन कौन से 3 भाग में बंट गया, ये 3 भाग दे, जर्मनी, फ्रांस और इटली। जर्मनी, फ्रांस, इटली, 3 भागों में बंट गया है। शॉर्लमैन का विशाल साम्राज्य जो है उत्तराधिकारियों में एकता नहीं होने के कारण 3 भागों में बंट गया। और इसी समय क्या हुआ भाई, साम्राज्य का विभाजन हो गया। और इसी समय विभाजन होने के बाद क्या हुआ, जो उत्तरी जो लोग थे, इसी समय जो है इन राज्यों पर जो है किनका अधिकार, किनने आक्रमण किया इन पर जो है बंजारे स्लाव लोग, बंजारे स्लाव लोग,
इसके अलावा स्पेन, स्पेन के मूर लोग, स्पेन के मूर लोग, है ना, स्पेन के मूर लोगों ने, बंजारे स्लाव लोगों और स्पेन के मूर लोगों ने क्या किया है, इस पर आक्रमण कर दिया। मूर लोगों ने आक्रमण कर दिया। भाई साम्राज्य बंट गया है। साम्राज्य बंटने के कारण फिर जो है यह उत्तरी लोगों ने जो है, इसमें से जो है बंजारे स्लाव लोग, स्पेन के मूल लोग और उत्तर क्षेत्र के जो लोग थे, इन्होंने जो है इन पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के कारण क्या हो गया, राजा जो लोग थे उन राजाओं में जो है असुरक्षा के भाव पैदा होने लग गए। राजा अपने शासन की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा जो भी सामंत शोल्डमैन ने जिनको बनाए थे, जो भूखंड दिए थे, वो भी क्या थे, वो भी जो है आपस में लड़ रहे थे। जो भूखंड दिए थे वो भी आपस में लड़ रहे थे, और लड़ने की वजह से क्या हुआ कि यह पूरा साम्राज्य, विशाल साम्राज्य जो है 3 भागों में बंट गया। और क्योंकि इनमें एकता का अभाव था, और बंटने के कारण क्या हुआ कि जो उत्तरी लोग थे, और उत्तरी लोगों में कौन थे, बंजारे स्लाव लोग, स्पेन के मूल लोग, इन्होंने क्या किया, इस पर आक्रमण कर दिया, है ना। और आक्रमण करने के बाद, उसके बाद जो है राजाओं में क्या हुआ कि राजाओं में असुरक्षा के भाव, अपने साम्राज्य का जो है सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ साथ जो सामंती लोग थे उनमें भी, वो भी जो है आपस में लड़ रहे थे। उनमें भी जो है किसी प्रकार की कोई एकता नहीं थी, आपस में लड़ाइयाँ लड़ रही थे। तो बाहरी लोगों के आक्रमण से यहाँ के राजा लोग का जीना जो है वो मुश्किल हो गया था। बाहरी लोगों के आक्रमण से जीना मुश्किल हो गया, और जीना मुश्किल होने के कारण क्या हुआ दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ी कि किन लोगों की सहायता ली जाए। तो इसी समय जो है, जैसे वेल्स ने भी कहा है कि उस समय के संसार के हालात जो है उसकी कल्पना बहुत करना जो है बहुत कठिन है। हालात जो है बहुत विकट थे, एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे, एकता का अभाव था, साम्राज्य जो है छिन्न भिन्न हो चुका था, और बाहरी आक्रमण के कारण वहाँ के राजा लोग भी परेशान थे। जनता तो बिल्कुल क्रस्त हो चुकी थी, जनता बिल्कुल क्रस्त हो चुकी थी। तो इस प्रकार से जो है उस समय में केवल फ्रांस, स्पेन, इटली और बाल्कन क्षेत्र उनमें जो है ये बड़े बड़े समृद्ध नगर थे। ऐसी स्थिति में जो है, ऐसे समय में, ऐसे वातावरण में फ्रांस, कौन कौन से समृद्ध नगर थे उस समय वहाँ पर, उनमें थे फ्रांस, स्पेन, बाल्कन क्षेत्र, इटली, ये समृद्ध नगर थे। तो इस प्रकार से जो है अभी अपना टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, 565 से 511 ईस्वी, है ना। इसमें जो है एक बार फिर रिमाइंड कर ले इसको कि पेपिन शासक बना, फिर पेपिन के शासक के बाद जो है उसका पुत्र शोल्डमैन है, बहुत महत्वाकांक्षी, है ना, चार्ल्स महान के नाम से जाना गया था। ये विशाल क्षेत्र पर इसने जो अधिकार कर लिया, है ना। और इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उससे इसके उत्तराधिकारियों में एकता का अभाव था। इसने शोल्डमैन ने जो है ये बताया, भाई विशाल साम्राज्य होने के कारण अपने साम्राज्य पर शासन कर पाना मुश्किल था, तो इसने क्या करा, जो बड़े बड़े भूखंड जो है अपनी सहायता, युद्ध अभियानों में सहायता करने वाले लोगों को दे दिए, है। और जो है वो काउंटी ड्यूक और ये जो है चार्ल्स के नाम से, ये मार्क्स के नाम से जाने गए, काउंट डची और मार्क्स के नाम से ये भूखंड जाने जाते थे, और उन पर शासन करने वाले जो है वो काउंट ड्यूक और मार्किविस के नाम से जाने जाते थे। तो इस प्रकार से जो है विशाल साम्राज्य जिन पर शोल्डमैन का अधिकार था वो धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया, और फिर जो है उत्तरी लोगों ने इस पर आक्रमण करना शुरू कर दिए।
है। राजा लोग काफ़ी परेशान हो गए, जनता परेशान हो गई, यानी कि इनको जो है राजाओं को फिर सहायता की जरूरत पड़ी। और उस समय जो है केवल ये फ्रांस, स्पेन, बाल्कन क्षेत्र, इटली और ये जो है ये क्षेत्र केवल उस समय समृद्ध नगर थे, समृद्ध नगर माने जाते थे। ये जो है 565 से 511 ईस्वी का जो है अभी अपना टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद इससे संबंधित जो है हम जानकारी और विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।